हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। दोस्तों, जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में अपन ने पशुओं का चयन और आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण पढ़ा था और पशुओं को ब्रांडिंग की जो क्रियाएं थी, दागना या उनको चिन्हित करने की क्रियाएं अपन ने अच्छी तरीके से समझ ली थी कि पशुओं का चयन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन जैसे प्रणाली कैसे, वंशावली चयन अलग होता है, समूह चयन अलग होता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद अपन ने पशुओं का आमाशय के आधार पे अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था। रोमेन पाया जाता है, कौन से पशुओं में रोमेन नहीं होता, उसके आधार पे अपन ने वर्गीकरण कर लिया था। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था पशुओं को चिन्हित करने की क्रियाएं, कैसे कैसे पशुओं को चिन्हित किया जाता था, समूह में पशुओं की कैसे अपन पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में अपन ने जान लिया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पशुओं में सींगरोधन, पशुओं का आहार प्रबंधन और पशुओं में आवास प्रबंधन कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले पशुओं में सींगरोधन की बात कर लेते हैं। तो सींगरोधन में क्या होता है भाई? क्या होता है कि पशु जब 1 से 2 सप्ताह की आयु का होता है, उस समय पशुओं के जो सींग होते हैं उनको जला दिए जाते हैं। इसको डिसबडिंग भी कहा जा सकता है या डीहॉर्निंग भी कहा जा सकता है। अगर छोटे पशुओं में अपन कम उम्र के पशुओं में अगर सींगों को हटाने की क्रिया करते हैं तो उसको डिसबडिंग कहा जाता है। और अगर बड़े पशुओं में अपन सींगों को हटाने की क्रिया करें तो उसको कहा जाता है डी हॉर्निंग। तो चलिए आज अपन देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। पशुओं में सींगरोधन, पशुओं में आहार प्रबंधन और पशुओं में आवास प्रबंधन के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। ओके, चलिएगा देखते हैं अपन। सबसे पहले पशुओं में सींगरोधन। पशुओं का सींगरोधन डीहॉर्निंग या डिसबडिंग कहलाता है। डीहॉर्निंग क्या होगा? बड़े पशुओं में जब सींगों को काट दिया जाएगा तो डीहॉर्निंग, और अगर छोटे पशुओं में सींग उगने से पहले ही उनकी जो सींगों की जो ग्रंथियां है या जिनसे सींग निकलते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है। सींगरोधन की जो उपयुक्त आयु होती है, उम्र होती है, वो कितनी होती है? मैंने अभी बताया आपको, 1 से 2 सप्ताह। जब पशु 1 से 2 सप्ताह की आयु का हो जाता है, अर्थात जो छोटा बछड़ा होता है, छोटे बछड़े में क्या किया जाता है? अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, जैसे KOH की छड़ ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छिड़काव में ले लेते हैं, या गर्म छिड़काव में ले लेते, लोहे की छिड़काव में ले लेते हैं, डीहॉर्नर काम में ले लेते हैं, जिससे क्या कर दिया जाता है? उस पर घुमाकर सींगों वाले स्थान पर उसको जला दिया जाता है ताकि वहां से सींग फिर निकल नहीं पाते। ओके, तो चलिएगा इसकी अलग अलग विधियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, सींगरोधन की अलग अलग विधियां होती है। सबसे पहले आती है रासायनिक विधि। कौन सी आती है भैया? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या काम में लेंगे अपन? KOH काम में ले सकते हैं या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छिड़काव में लेते हैं। और उस छड़ को क्या किया जाता है? उस स्थान पर मान लीजिएगा ये कोई सींग उगने वाला है, ठीक है, तो इस सींग की जो यहाँ पे जड़ें हैं, यहाँ पे क्या किया जाएगा? सींग उगा नहीं है अभी, तो 1 से 2 सप्ताह की आयु तो है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? NaOH या KOH की छड़ को घुमाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? वहां से वो जो सेल्स होती है, जो सींग बनाने वाली सेल्स होती है, वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, वो मर्त हो जाती है। इसके बाद वहां से सींग नहीं निकल पाते। ओके, देखो, सींगरोधन की सबसे उपयुक्त एवं वैज्ञानिक विधि है रासायनिक विधि। सबसे अच्छी विधि है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता पशु को, सबसे बेस्ट विधि है। क्लियर? तो इस विधि का अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। चलो, इस विधि में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास जिसको कहा जाता है, रसायन की छड़ काम में ली जाती है। मैंने बता दिया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ काम में ली जाती है। उम्र मैंने बता दी, वही आपको 1 से 2 सप्ताह की आयु का जब पशु हो जाता है तो उस छड़ को उसके ऊपर घुमाया जाता है, जिसके कारण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण वहां की जो सींगों वाली कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। ओके, बताया जा सकता है। तो पहली विधि तो अपनी आ गई, कौन सी? रासायनिक विधि। आगे की विधि की अपन बात करते हैं, दूसरी, गर्म छड़ द्वारा। देखो, गर्म छड़, अपन ने क्या किया? लोहे की छड़ को गर्म कर लिया। गर्म करने के पश्चात वहां से क्या कर दिया जाता है? उस स्थान को जला दिया जाता है। लेकिन उस स्थान को जला देंगे, जलाने के पश्चात वहां पे सींग तो नहीं उगेंगे, क्योंकि वो कोशिकाएं डेड हो जाएगी। ठीक है, वहां की सेल्स क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, मर्त हो जाएगी। लेकिन उसके कारण क्या हो जाएगा? वहां पे जलने के कारण क्या होगा? वहां पे कीड़े पड़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से जल जाएगा तो आपको पता है कि अंदर फंगस वगैरह लग गई, बैक्टीरिया वगैरह चले जाएंगे। बैक्टीरिया वगैरह चले जाएंगे तो आपको पता है कि वहां पे इन्फेक्शन फैल जाएगा, और इन्फेक्शन फैल जाएगा तो वहां पशु की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर पशु बीमार भी हो सकता है। ओके, गर्म छड़ द्वारा अपन कर तो लेंगे, लेकिन ये विधि क्या नहीं है? सुरक्षित नहीं है, कीड़े पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ओके,
तो इस विधि का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। चलो तीसरी विधि की अपन बात करते हैं। तो तीसरी जो विधि है वह है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर की बात करें तो इस विधि में 1000 फ़ारेनहाइट पर डीहॉर्नर यंत्र को गर्म करके 10 सेकंड तक सींग कलिका पर रखा जाता है। जहाँ सींग उगते हैं वहाँ पे रखा जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डीहॉर्नर यंत्र को गर्म करके। कहने का मतलब उसको क्या आता है, वो छड़ के समान आता है। उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात वहाँ पे रख दिया जाएगा। उसको रखने के कारण क्या होगा, जो सींग कलिकाएं होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से नष्ट हो जाती है और उसके सींग आगे वृद्धि नहीं कर पाते। ओके, जिससे सींग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उसके सींग वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो 3 विधि अपन काम में ले लेंगे। रासायनिक विधि काम में ले लेंगे, गर्म छड़ काम में ले लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर काम में ले लेंगे। इसके अलावा अपन रबर बैंड भी काम में ले सकते हैं। चलिएगा देखिएगा अब क्या काम में ले सकते हैं अपन, इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि भी काम में ले सकते हैं। इस विधि में 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग वाले या छोटे सींग वाले पशुओं में उपयोगी है। अगर लंबे सींग वाले जो पशु होते हैं, छोटे सींग वाले पशु होते हैं, उन दोनों में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में जो सींग रोधन की क्रिया की जाती है वो 3 से 6 सप्ताह का समय लग जाता है। अगर इस विधि इलास्ट्रेटर या रबर बैंड के द्वारा अपन पशुओं में सींग रोधन की क्रिया करें तो उसमें सींग रोधन में 3 से 6 सप्ताह का समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है भैया? 6 से 3 सप्ताह का या 3 से 6 सप्ताह का समय लग जाता है। और इस विधि का प्रयोग जो इलास्ट्रेटर या जो रबर बैंड आता है, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो भेड़ और बकरी में किया जाता है। ठीक है, एक रबड़ का छल्ला डाल दिया जाता है जिसके कारण वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ओके, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया जाता है? भेड़ और बकरी में किया जाता है। क्लियर? तो 4 विधि अपनी होगी। सबसे पहले अपनी विधि आई थी रासायनिक विधि। कौन सी विधि आई थी भैया? रासायनिक विधि। ओके, दूसरी विधि अपनी आई थी गर्म छड़ द्वारा। ओके, गर्म छड़ द्वारा हो जाएगा। और तीसरी अपनी जो विधि आई थी वो आई थी इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। चलो, और चौथी जो अपनी विधि है वो कौन सी है? इलास्ट्रेटर। इन चारों विधियों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? पशुओं में सींग रोधन की क्रिया कर सकते हैं, जिनमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है? रासायनिक विधि है। इसमें कीड़े पड़ने की संभावना रहती है और इस विधि में उसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके 10 सेकंड तक उस पर लगाया जाता है। और ये हो गई इलास्ट्रेटर। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? भेड़ और बकरी में किया जाता है। तो इन चारों विधियों के द्वारा अपन पशुओं में क्या कर सकते हैं भैया? सींग रोधन की क्रियाएं कर सकती है। बताया जा सकता है आराम से। सबसे अच्छी आपको क्वेश्चन ये सही पूछा जा सकता है कि सींग रोधन के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है? तो रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें क्या काम में लिया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की छड़ काम में ली जाती है, जिसके कारण वहाँ पे जितनी भी अपनी सींग उगने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ओके, और पशु में कीड़े पड़ने की उसमें क्या नहीं रहती? समस्या नहीं रहती, इसलिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ओके, तो इन 4 विधियों का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? पशुओं में सींग रोधन की क्रिया डिसबडिंग या डीहॉर्निंग की। अगर डिसबडिंग आपको बोले तो डिसबडिंग तो छोटे पशुओं में और डीहॉर्निंग की क्रिया किसमें की जाती है? बड़े पशुओं। इसके अलावा अगर पशु में सींग बड़े हो गए, पशु में अगर सींग बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो भैया उसमें अपन आरी आती है, फंतर जिसको कह सकते हैं, उसके द्वारा उनके सींगों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। चलो, तो इसके बाद आ जाते हैं जैसे आरी द्वारा। यह विधि अधिक उम्र वाले व बड़े सींग वाले पशुओं में उपयोगी है। आरी द्वारा जब पशुओं के सींग बड़े हो जाते हैं तो उनको छोटी करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आरी द्वारा, फंतर जिसको कहा जाता है, ओके, इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो इन विधियों का प्रयोग करके अपन क्या कर लेंगे? पशुओं में सींग रोधन की क्रिया कर लेंगे। ओके, चलो आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पशुओं में आहार प्रबंधन। आहार क्या होता है? सबसे पहले आहार क्या होता है, फिर दूसरा आता है संतुलित आहार क्या होता है। इनके बारे में जानना जरूरी है। एक तो आहार होता है कि भैया 24 घंटे में खिलाया जाने वाला जो पदार्थ होता है, पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी अपन खिला रहे हैं उसको क्या कहेंगे? राशन या आहार कहा जाता है।
एक आता है संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान हो, उसको अपन क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। इसके अलावा एक उत्पादक आहार भी आता है। उत्पादक आहार में मतलब अपन संतुलित आहार तो दे रहे हैं या जीवन निर्वाह, एक तो संतुलित आहार, एक आता है भैया सामान्य जीवन निर्वाह आहार, और एक आ जाता है उत्पादक आहार। देखो आहार मतलब 24 घंटे में खिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, आहार कहलाएगा। संतुलित आहार क्या कहलाएगा कि भैया ऐसा आहार जिसमें पशु की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जितने सारे पोषक तत्व होने चाहिए वो सारे पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में अगर विद्यमान हो तो उसको क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। तीसरा जो आहार आता है वो आ जाता है भैया उत्पादक आहार। भाई अपन जो जीवन निर्वाह आहार देते हैं, भाई पशु को जीने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में उसको आहार दिया जाता है, उसके अतिरिक्त उसकी जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कोई बाहर वाहर के लिए काम में लिया जा रहा है, कोई दूध देने वाला पशु है उसके लिए अलग आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे अपन उसको क्या कह देंगे, उत्पादक आहार कह देंगे। चलिएगा अपन बात करते हैं पशुओं में आहार। सबसे पहले आहार जान लेते कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली आहार की बात करें तो पशु को 24 घंटे में खाने दिया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, आहार। पशु जो भी 24 घंटे में खाता है उसको राशन या आहार कहा जाता है। फिर आ जाता है संतुलित आहार, बैलेंस्ड राशन, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब उसमें कंप्लीटली जो न्यूट्रेंट का रेशियो होना चाहिए वो सही से होना चाहिए, अर्थात उसमें सारे पदार्थ जो भी पोषक तत्व है वो मात्रा में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। दूसरी चीज वो सही अनुपात में भी उपस्थित होने चाहिए। ऐसे राशन को अपन क्या कहेंगे, बैलेंस राशन कहेंगे या फिर संतुलित आहार कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा जीवन निर्वाह आहार, लाइफ मेंटेनेंस राशन की बात कर लेते हैं। वह आहार जो पशु को स्वस्थ व शरीर के तापमान एवं भार को यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब पशु को जीने के लिए अर्थात पशु से जिंदा रह सके वो आहार जो दिया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, जीवन निर्वाह आहार कह देते हैं या लाइफ मेंटेनेंस राशन कह देते हैं। ओके। वह आहार जो पशु को स्वस्थ व शरीर के तापमान एवं भार को यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है भैया, लाइफ मेंटेनेंस राशन कहा जाता है। ओके, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा अगले की बात करते हैं अपन। अगला जो राशन आता है उत्पादन आहार। देखो प्रोडक्शन राशन की अगर अपन बात करें तो जो अपन जीवन निर्वाह आहार दे रहे हैं अगर उससे अतिरिक्त आहार पशु को दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन राशन बोलेंगे। ओके। आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। उत्पादन कार्यों के लिए जैसे भार ढोने के लिए या दूध के लिए या मांस के लिए या अंडे उत्पादन के लिए जो पक्षी होता है उसको दिया जाता है, या प्रजनन एवं वृद्धि के लिए जो आहार दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्शन राशन कहा जाता है। आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है। उदाहरण दूध उत्पादन के लिए दिया जा सकता है, ऊन उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन, प्रजनन एवं वृद्धि तथा भार के लिए, भारवाहक के लिए। ओके, इनके लिए दिया जाने वाला जो आहार कहलाएगा वो प्रोडक्शन आहार या अपन उत्पादन आहार उसको कहा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा गाय और बैल को 100 किलो है ना शरीर भार पर 2.5 kg, कितना, अगर पशु का वजन कितना है यूं मान लीजिएगा 100 kg है, तो जनरली अगर अपन बात करें तो 100 kg भार का कोई पशु है तो उसको 2.5 किलो क्या देना चाहिए भैया, शुष्क पदार्थ देना चाहिए। कितना देना चाहिए, शुष्क पदार्थ देना चाहिए। गाय और बैल में बात करें, और भैंस की बात करें तो उसको कितना देना चाहिए, 3 किलो। कितना देना चाहिए, 3 किलो, अर्थात प्रति 100 kg भार पर अगर पशु का मान लीजिएगा 100 kg वजन है तो अगर गाय और बैल है, ठीक है, गाय को 2.5 किलो और अगर भैंस है तो उसको 3 किलो क्या देना चाहिए, शुष्क पदार्थ देना चाहिए। क्या देना चाहिए भैया, शुष्क पदार्थ। मान लीजिए कोई भैंस कितने की है, 200 किलो की है तो उसको कितना दिया जाएगा, 6 किलो। और अगर कोई गाय 200 kg की है या 300 kg की है तो उसको कितना दे दिया जाएगा, अगर 200 kg की है तो 5 किलो और अगर 300 kg की है तो उसको 7.5 किलो क्या दे दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ। अर्थात प्रति 100 kg वजन पर 2.5 kg गाय को और 3 kg भैंस को शुष्क पदार्थ देना चाहिए। ओके, ये तो हो गया भैया किसके लिए, अपने लिए जीवन निर्वाह जो आहार होता है पशु के लिए। अब दूसरी बात करें, अगर कोई गाय भैंस दूध उत्पादन वाली है तो उसको गाय को तो 3 लीटर दूध पर व भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 kg
दाना देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अगर कोई भैंस 3 लीटर दूध दे रही है, या सॉरी कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही है और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है, तो उसको 1 केजी क्या देना चाहिए भैया? सूखा दाना देना चाहिए। अब मान लीजिएगा अगर कोई गाय 6 लीटर दे रही है तो उसको 2 केजी दाना दे देना चाहिए, और अगर कोई भैंस 5 केजी दे रही है तो उसको 2 केजी दाना देना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से अपनी आहार दे देंगे। आगे बात करते हैं, ये तो अपना वही आ गया। उसके बाद देखो, कार्य करने वाले बैलों को सामान्य कार्य हेतु 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्य करने वाले को 2 से 2.5 किलोग्राम, और भारी कार्य करने हेतु 3 से 4 किलोग्राम दाना जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त देना चाहिए। अपन जीवन निर्वाह आहार तो उनको दे ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त अगर कोई सामान्य कार्य करने वाला बैल है तो उसको 1 से 1.5 किलो क्या देना चाहिए? दाना देना चाहिए। और अगर मध्यम कार्य करने वाला है तो उसको 2 से 2.5 किलो दाना देना चाहिए। और अगर कोई भारी कार्य करने वाला पशु है तो उसको 3 से 4 किलो जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त क्या देना चाहिए? दाना देना चाहिए। क्लियर? प्रजनन हेतु काम आने वाले सांड को 2 किलो, प्रजनन कार्य के लिए जिस सांड का प्रयोग किया जाता है उसको कितना देना चाहिए भैया? 2 किलो दाना देना चाहिए। बताया जा सकता है आराम से। नॉर्मली अपन ने बताया 100 केजी भार पे 2 किलो और 3 किलो अपन क्या दे देते हैं? सूखा पदार्थ दे देते हैं। ओके, बता दिया। उसके बाद दुधारू जो पशु है, अगर 2.5 किलो दूध देने वाली भैंस है तो उसको 1 केजी दाना देना चाहिए, और 3 किलो दूध देने वाली कोई गाय है तो उसको भी 1 केजी दाना देना चाहिए। क्लियर? और उत्पादन के रूप में अपन ने ये बता दिया। गाभिन कोई पशु है, मान लीजिएगा कोई पशु गाभिन है, उसको 1 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। अगर कोई गाभिन पशु है या बच्चा देने वाला कोई पशु है, अर्थात उसका गर्भकाल पूरा होने वाला है, तो उस पशु को क्या देना चाहिए भैया? 1 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशु को 30 ग्राम साधारण नमक प्रति पशु प्रतिदिन देना चाहिए। जो नॉर्मली अपने नमक आता है वो पशु को देना, सोडियम क्लोराइड की अगर अपन बात कर लेते हैं, NaCl जो आता है वो पशु को देना चाहिए। उससे क्या होता है? उसका जो चारा है उसका पाचन अच्छे से हो जाता है, डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है? चारों की सबसे ज़्यादा अगर कमी देखी जाए, चारे की सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो एक तो अक्टूबर नवंबर माह में होती है, और एक अप्रैल से जून माह में चारे की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, चलो आगे अपन बात करते हैं दूसरा, चारा प्रबंधन। चारे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? एक होता है साइलेज, गीला जो चारा होता है, ठीक है, गीला चारा साइलेज होता है, और एक होता है हे, जो होता है सूखा चारा, सूखा चारा। ओके, एक अपन ने लिख ही दिया साइलेज। साइलेज क्या होता है भैया? गीला चारा। गीला चारा साइलेज कहलाता है और सूखा चारा हे कहलाता है। अब देखिए साइलेज, फसल को हरी अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर भंडारित किया गया हरा चारा साइलेज कहलाता है। अपन ने फसल को काट लिया, फसल को काटने के पश्चात उसको वायु रहित स्थान पर क्या कर दिया? अपन ने भंडारित कर दिया, और भंडारित करने के पश्चात जो वहाँ पे चारे का निर्माण होगा वो हरा चारा साइलेज कहलाता है। ओके, उसमें अब देखो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइलेज में जो नमी होती है वो कितनी होती है? 60% होती है। उसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो 30 से 50% होता है। कितना होता है भैया? 30 से 50% उसमें सूखा पदार्थ होता है। ओके, और जो साइलेज होता है उसका पीएच मान होता है 3.4 से 4.2, सॉरी 3.5 से 4.2 पीएच मान होता है, अर्थात हल्का अम्लीय होता है। साइलेज का अगर पीएच पूछ लिया जाए तो हल्का अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि हरी अवस्था में उसको वायुरत स्थान पर भंडारित करेंगे तो डेफिनेटली है कि वहाँ पे या तो लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल का निर्माण जरूर होगा। अगर मीठी साइलेज है तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और अगर अम्लीय साइलेज है तो उसमें एसिटिक अम्ल का निर्माण अवश्य होता है। क्लियर? बता सकते हैं आराम से। तो जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 3.5 से 4.2। ओके, आगे बात करें उपयुक्त जो फसल होती है साइलेज के लिए, साइलेज सबसे अच्छा जो साइलेज बनता है वो मक्का का बनता है, और सबसे अच्छा जो हे बनता है वो रिचका बरसीम का बनता है। किसका बनता है भैया? रिचका और बरसीम का। ओके, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे अच्छा साइलेज मक्का का बनता है, और सबसे अच्छा हे जो बनता है वो रिचका और बरसीम का बनता है। साइलेज एक किण्वित पदार्थ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेटिव की क्रिया होती है। साइलेज बनाने में 12 सप्ताह से 3 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है भैया?
12 सप्ताह से 3 माह का समय लगता है। अच्छी साइलेज का गुण, संरक्षित पौष्टिक चारा, पीला रंग मुक्त चारा, उसमें किसी प्रकार का कोई पीलापन नहीं होता, विशिष्ट सुगंध व हल्का खट्टापन होता है। अगर कोई अच्छा साइलेज है तो उसमें सुरक्षित पौष्टिक चारा होता है, पीला रंग नहीं होता है, विशिष्ट सुगंध आती है और हल्का उसमें क्या हो जाता है, खट्टापन हो जाता है। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा, साइलेज बनाने वाली फसलों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40% होती है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपन ने कितनी बताई अभी, 30 से 50% बताई, अर्थात 30 से 35% ही उसमें क्या होना चाहिए, सूखा पदार्थ होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा उसमें सूखा पदार्थ होता है तो साइलेज अच्छा नहीं बनता है। ठीक है। साइलेज बनाने की जो क्रिया होती है उसको साइलोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइलेज बनाने की क्रिया क्या कहा जाता है, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहा जाता है। अब दूसरी चीज, साइलेज भरने के जो गड्ढे होते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइलेज भरने के गड्ढे को क्या कहा जाता है, बुर्ज साइलो। क्या कहा जाता है, बुर्ज साइलो कहा जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं। साइलेज अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का बनाया जाता है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है उन फसलों से साइलेज बनाया जाता है। अन्यथा तो जो साइलेज होता है वो सड़ गल जाता है भैया, उसमें विशेष प्रकार की बदबू आने लग जाती है। इसीलिए तो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का साइलेज बनाया जाता है। मीठी साइलेज में दुग्धाम्ल, दुग्धाम्ल की अपन बात कर ले तो क्या होता है भैया, लेक्टोज। ठीक है, लेक्टोज की मात्रा अधिक होती है। और अम्लीय जो साइलेज होता है उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अधिक पाई जाती है। भारत में गड्ढे खाई नुमा साइलों के अधिक प्रचलित है। ठीक है, अगर साइलेज बनाए जाते हैं तो खाई नुमा गड्ढे बनाकर यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा साइलो जिसको बुर्ज साइलो अपन कहते थे, जहाँ पे साइलेज तैयार किया जाता है, तो खाई नुमा साइलो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होते हैं भैया, प्रचलित है, जिनमें अपन साइलेज तैयार करते हैं। रंग व स्वाद के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण देखें तो बादामी गहरी मीठी साइलेज, अम्लीय कम बादामी साइलेज, और हरी साइलेज, अधिक खट्टी साइलेज, और फफूंदी युक्त साइलेज। ये साइलेज के अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। बादामी गहरी साइलेज होगी, मिट्टी साइलेज होगी, अम्लीय साइलेज होगी, कम बादामी साइलेज होगी, हरी साइलेज होगी, अधिक खट्टी साइलेज होगी, और फफूंदी युक्त साइलेज होगी। ओके, आगे बात करते हैं सूखा चारा। फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया गया सूखा चारा है कहलाता है। फसल को अपन क्या करेंगे, पुष्पन अवस्था से पूर्व काट लेंगे, जब सर्वाधिक वानस्पतिक वृद्धि होगी उस समय काटकर उसको छायादार स्थान पर सुखा देंगे, और सुखाकर उसको जो संग्रहित कर लिया जाता है, और वो चारा क्या कहलाता है भैया, सूखा जो चारा होता है वो है कहलाता है। ठीक है, उसमें नमी परसेंट कितना होता है, उसमें 14 से 15% होता है। शुष्क पदार्थ उसमें कितना होता है, 85 से 90% होता है। उपयुक्त फसल मैंने आपको बता दी, सबसे बेस्ट रिच का, और उसके बाद बरसीम। बनाने को तो है और साइलेज सबका बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सबसे उपयुक्त पूछा जाए तो साइलेज के लिए मक्का, और अपन बात कर लेते हैं है के लिए तो रिज का और बरसीम का सबसे अच्छा बनाया जाता है। आगे अपन बात करें है, 3 से 6 सप्ताह या 1 से 2 माह में बनकर तैयार हो जाता है। सूखने के बाद तो चारा तैयार हो ही जाता है। फलीदार फसल वाली है में विटामिन ए और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जई एक ऐसी फसल है, इंपॉर्टेंट है, जई एक ऐसी फसल है जिससे है एवं साइलेज दोनों तैयार किए जा सकते हैं। एवेना जो फतवा होती है उस एक ऐसी फसल है जिससे है भी तैयार किया जा सकता है और साइलेज भी तैयार किया जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जई जिससे है और साइलेज दोनों तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, और केवल मक्का से साइलेज और रिजका बरसीम से है। ओके, और जई एक ऐसी फसल है जिससे है और साइलेज दोनों तैयार किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, जई एक ऐसी दलहनी फसल है जिसे जई एक ऐसी दलहनी फसल है जिससे रबी में हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। रबी की फसल में इसको हरे चारे के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। देखो अब आगे आ जाता है, बिनोले की खली में गोसिपॉल टॉक्सिन पाया जाता है। गोसिपॉल नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, जिसे
आयरन सल्फेट मिला दे, अगर उसमें आयरन सल्फेट मिला दिया जाता है तो उसकी विषाक्तता को या जहर जो उसमें पाया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, कम किया जा सकता है। खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% होती है। पशुओं को खिलाने जाने वाली जो खलियां होती है, कैक्स जिनको कहा जाता है, तिलहनी फसलों से तेल निकालने के पश्चात बचा जो अवशिष्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, कैक्स या खलिया कहा जाता है। और उन खलियों में जो शुष्क पदार्थ होता है वो कितना होता है, 90% होता है। मिश्रित हे का उदाहरण, अगर कोई मिश्रित हे हो तो उसमें क्या क्या काम में लेते हैं, गंवार और जवार काम में लिया जाता है। मिश्रित हे में क्या क्या काम में आते हैं भैया, गंवार और जवार काम में आता है। क्लियर बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा हे के प्रकार। फलीदार फसल वाली हे, एक तो फलीदार मतलब जिनमें फलियां लगती है, लेग्यूमिनेसी वाली फसलें, मटर, लोबिया हो गया, बरसीम हो गई और रिजका हो गया। लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती है उनको फलीदार फसल वाली हे कहा जाता है। विटामिन ए इनमें सर्वाधिक पाया जाता है, विटामिन डी भी खूब होता है, विटामिन सी भी होता है और ई भी इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा और फास्फोरस मीडियम मात्रा में पाया जाता है। किसमें भैया, फलीदार फसल वाली हे में। आगे अपन बात करते हैं दूसरा, फली रहित फसल वाली है। दूब की हो गई, नेपियर घास हो गई, सूडान घास हो गई, चारे वाली फसलें जैसे जवार हो गई। ठीक है। मिश्रित है कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो फलीदार प्लस बिना फलीदार, सोयाबीन प्लस सूडान घास, जई प्लस मटर की बनाई जा सकती है। अगर मिश्रित बनाए अपन दलहनी और अदलहनी की मिक्स रूप से बनाई जा सकती है। अनाज वाली फसल की है की बात कर ले तो जौ की बन जाती है, जेई की बन जाती है, बाजरे की बन जाती है, गेहूं की बन जाती है। ओके, इनकी बनाई जा सकती है। विधि, इसमें कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है तो विधियों की अपन बात करें, समतल भूमि पर भी अपन हे तैयार कर सकते हैं, पंक्तियों में 3 तिपाई है ना, और सस्यागार शोषण, क्यारियां बनाकर भी अपन क्या कर सकते हैं भैया, अच्छी तरीके से क्या किया जा सकता है, हे तैयार किया जा सकता है। ओके, तो ये अपना हो जाता है साइलेज और हे कंप्लीट। इसके बाद देखो लूंग और लूम, अपने खेजड़ी के पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया जो चारा होता है उसको क्या कहा जाता है, लूम कहा जाता है। पाला जड़भेरी की सूखी पत्तियां, ठीक है। लूम एवं पाला दोनों प्रोटीन युक्त चारे होते हैं तथा इन्हें अकाल का चारा भी कहा जाता है। जब बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और किसी प्रकार की फसल का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उस समय इस लूम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको अकाल का चारा भी कहा जाता है। पशुओं हेतु खाद्य खलियां, कपास, कुसुम, तिल और सरसों, मूंगफली, ये सारी क्या है, खाद्य खलियां, अर्थात ये तिलहनी फसलें हैं। इनसे तेल निकाल लिया जाता है। तेल निकालने के बाद बचा जो इनका अवशेष होता है, अपशिष्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, कैक्स या खलियां कहा जाता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और प्रोटीन पाया जाता है। अखाद्य खलियां, अलसी, अरंडी, नीम और महुआ, ये ऐसी खलियां होती हैं जिनको पशुओं को खिलाने के काम में नहीं लिया जा सकता। गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5%, फॉस्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5% पाया जाता है। सरसों की खली में नाइट्रोजन होता है 5.2%, तिल की खली में नाइट्रोजन होता है 6.2%, कुसुम की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन होता है 7.9%, मूंगफली की खली में होता है 7.2%। सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाए तो वो कुसुम की खली में होती है। ये अपने एग्रोनॉमी में जब अपन क्रॉप्स पढ़ाई जाती है उनमें अच्छे तरीके से बताया जाता है। फिर भी आपके यहाँ पे आहार अपन राशन पढ़ रहे तो राशन में खलियों का भी प्रयोग होता है, इसलिए आपको बताया जा सकता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है 0.5%, फॉस्फोरस 0.25% और पोटेशियम होता है 0.50%, अर्थात आधा पाव आधा। आधा मतलब 0.50%, पाव मतलब 0.25% और आधा मतलब 0.50%। एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास 0.50, 0.25 और 0.50, आधा, पाव और आधा, ये एनपीके रेशियो पाया जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का अनुपात होता है किसमें, अपने गोबर की खाद में। ओके, यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कितना कितना पाया जाता है। अगर खलियों की बात कर ले तो सरसों में 5.2, तिल में 6.2 और अपने कुसुम में 7.9 और मूंगफली में सबसे ज़्यादा 7.2, अर्थात सबसे ज़्यादा होता है कुसुम की खली में। कितना होता है भैया, 7.9% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आहार, राशन देखिएगा, चारा, रफेज, फॉडर की अगर अपन बात कर लेते तो कच्चा रेशा 18% से अधिक होता है। ठीक है। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की अगर बात कर ले तो पूर्ण पाचनीय पोषक 60% से कम होते हैं। कुल आहार का 2/3 भाग देते हैं। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं दाना।
दाने की बात करें तो क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, ठीक है। अगर इसी की बात कर लेते हैं टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की बात कर ले, TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो 60% से अधिक कुल आहार का 1/3 भाग दाना देते हैं। जितना आहार देते हैं उसका 1/3 भाग क्या देते हैं भैया अपन, दाना देते हैं, और 2/3 भाग क्या देते हैं, सूखा चारा देते हैं। इधर देखो सूखा चारा हो गया और हरा चारा हो गया। इधर प्रोटीन युक्त DCP 18% से अधिक होती है, ठीक है, बताया जा सकता है। खाद्य संपूरक अगर फीड एडिटिव्स की बात अपन कर लेते हैं तो उसमें विटामिन आ जाते हैं, खनिज लवण आ जाते हैं, वर्दी हार्मोन, एंटीबायोटिक आदि आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त DCP 18% से कम होती है। ओके, ये इनका राशन का जो डिवाइडेशन है वो अपन बता सकते हैं। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा अब आ जाते हैं सूखा चारा। हरा चारा वाली फसलें कौन कौन सी होती है, प्रोटीन युक्त DCP 18% से अधिक होती है ना। डाइजेस्टेबल जो अपना प्रोडक्ट होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो सूखा चारा, दलहनी फसलों का सूखा चारा किस किस का बनाया जा सकता है, मटर, अरहर, मूंगफली का और भूसा, ठीक है ये हो जाता है अपने। दलहनी फसलों में गेहूं, जौ, जई, जवार, बाजरा, मक्का इनका बनाया जा सकता है। हरा चारा की बात कर रहे थे, दलहनी में तो रिजकी का बनाया जाता है, बरसीम का, चौला का और गंवार का। दलहनी में बात करें तो हरे चारे के रूप में जवार का प्रयोग, बाजरे का प्रयोग, मक्के का प्रयोग, जौ और जई का प्रयोग किया जाता है। ओके, कुल चारे का 3/4 भाग। नमी कितनी होती है, 10 से 15%। ओके, कुल चारे का 1/4 भाग और नमी उसमें कितनी होती है, 60 से 90%। ओके, ये अपन काम में ले सकते हैं। प्रोटीन युक्त DCP 18% से अधिक। अगर पशु जनित बात करें तो रक्त चूर्ण, हड्डी चूर्ण, मछली चूर्ण, ओके। और वनस्पति जनित बात कर लेते हैं तो प्रोटीन की बात करें तो खाद्य खलियां, बिनौले की खली, मूंगफली की खली, सरसों, तिल की खली आदि आ जाते हैं। ओके, पूर्ण दाना गेहूं का, मक्का, जवार, बाजरा, चावल का में लिया जा सकता है। खाद्य उपजात राइस पॉलिश काम में ली जाती है, गेहूं की चोकर, दलहन की चूरी, दलहन की चूरी भी अपन काम में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार होता है, ठीक है। तो ये सारा आहार अपन ने डिवाइडेशन यहाँ पे कर रखा है। खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% होती है, ये अपन ने पहले भी डिवाइड करके बता दिया था। ओके, तो ये आहार इस तरीके से दिया जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं पशुओं में आवास प्रबंधन, कि भैया पशुओं में आवास प्रबंधन कैसे किया जाता है, कैसे पशु के लिए कैसा आवास चाहिए, अगर कोई पशु बीमार है तो उसके लिए कैसा आवास चाहिए, अगर कोई पशु दुधारू है तो उसके लिए कैसा आवास चाहिए, अगर कोई पशु बीमार है तो उसके लिए कैसा आवास चाहिए, छोटे पशु के लिए कितना आवास चाहिए, खुला आवास उसके लिए कितना चाहिए, बंद आवास उसके लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पशुओं के आवास की बात करें तो आवास की जो लंबाई रखी जाती है उत्तर दक्षिण में रखी जाती है और जो चौड़ाई रखी जाती है वो पूर्व पश्चिम में रखी जाती है। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, इधर तो आ जाएगी भैया पशु का जो आवास होता है उसकी लंबाई तो रखी जाती है नॉर्थ साउथ में, और ईस्ट और वेस्ट में उसकी क्या रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है। क्या रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है। बताया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, देखो खुला आवास। इस विधि में 2/3 भाग खुला तथा 1/3 भाग बंद छायादार रखा जाता है। अगर कोई पशु है, अगर खुले आवास की अगर अपन बात कर लेते हो तो उसमें 2/3 भाग तो क्या रखा जाता है, खुला, और 1/3 भाग क्या रखा जाता है, बंद या छायादार रखा जाता है। ये राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त विधि है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है जो खुला आवास विधि होती है। आगे अपन बात करें बंद आवास विधि। बंद आवास विधि की अगर मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्यों, क्योंकि जगह कंजस्टेड होती है तो यहाँ पे ज़्यादा खुला तो अपन रख नहीं सकते। जहाँ पशुओं का बांधा जाता है उसे स्टेचिन बॉन कहते हैं। जहाँ पशुओं को बांधा जाता है उसको क्या बोला जाता है भैया, स्टेचिन बॉन कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एकल पंक्ति विधि जिसमें 8 से 10 पशुओं तक अपनाई जाती है। कम पशुओं हेतु तो कौन सी काम में ली जाती है, एकल पंक्ति विधि काम में ली जाती है। फिर आ जाती है द्विपंक्ति विधि, 80 से 100 पशुओं तक अपनाई जाती है। अधिक पशुओं हेतु उपयुक्त होती है द्विपंक्ति विधि और कम पशुओं के लिए एकल पंक्ति विधि काम में ली जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। जो द्विपंक्ति विधि होती है इसमें मुंह से मुंह विधि, भाई दोनों पशुओं को क्या कर दिया जाता है, बीच में तो चारा डालने वाली वो आ जाती है और दोनों तरफ पशुओं के मुंह कर दिए जाते हैं, ठीक है। फेस टू फेस, हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है। क्यों, क्योंकि दोनों के जो मुंह आते हैं वो आपस में मिल जाते हैं,
पशु इधर से भी एक पशु का मुंह हो जाता है और दूसरे पशु का मुंह, बीच में उनके चारा खाने की जो आ जाती है, ठीक है, जिसको अपन ठाण बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर किसी पशु को स्वास्थ्य संबंधी, एलर्जी संबंधी कोई बीमारी है तो एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरी आ जाती है पूंछ से पूंछ विधि, टेल टू टेल, सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोग फैलने की संभावना भी नहीं रहती। गाय व भैंस के आवास को सेड कहा जाता है। जो गाय भैंस का आवास होता है उसको क्या कहा जाता है, सेड। और भेड़ बकरी के आवास को पेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड्स। सुअर के आवास को स्टे कहा जाता है, ओके। घोड़े के आवास को स्टेबल कहा जाता है। सेड, पेन, स्टे, स्टेबल, याद रखना। गाय भैंस का आवास सेड कहलाता है, भेड़ बकरी का आवास पेन कहलाता है, सुअर के आवास को स्टे कहा जाता है और घोड़े के आवास को स्टेबल कहा जाता है, ओके। आगे अपन बात करते हैं पशुओं को चारा खिलाने का स्थान, मेजर, या उसको क्या कहा जाता है, नांद या ठाण कहा जाता है, ठीक है। बीमार पशुओं को रखने का स्थान, आइसोलेशन बॉक्स, ठीक है, 150 वर्ग फीट का होता है, ठीक है। नांद का जो आकार होता है वो 0.8 से 1 मीटर होता है। कितना होता है भैया, 0.8 से 1 मीटर होता है। पशुओं में काविंग बॉक्स का आकार, काविंग बॉक्स का आकार जो होता है वो होता है भैया, काविंग का मतलब तो बच्चे देने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसमें 100 से 150 वर्ग फीट होता है। आगे पशुओं में स्थान की आवश्यकता, अगर कोई गाय है, गाय के लिए खुला स्थान कितना चाहिए, 80 से 100 वर्ग फीट, और मीटर में उसके लिए कितना चाहिए, 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें अगर गाय के लिए बंद स्थान की बात कर लेते हैं तो वर्ग फीट में कितना चाहिए, 20 से 30 वर्ग फीट, और वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर उसके लिए क्या चाहिए भैया, बंद स्थान की आवश्यकता होती है। भैंस की बात करें तो वही कितना, 100 से 80 से 100 वर्ग फीट तो क्या हो जाएगा, खुला स्थान, और अगर वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा उसके लिए, खुला स्थान। अगर बंद स्थान की बात कर लें तो 25 से 35 वर्ग फीट तो उसको क्या चाहिए भैया, वर्ग फीट में चाहिए स्थान, बंद स्थान, और 2.3 से 3.2 वर्ग मीटर में चाहिए उसके लिए क्या, बंद स्थान। अगर कोई गाभिन गाय है तो उसके लिए 180 से 200 वर्ग फीट खुला स्थान, और 16.7 से 8.5 वर्ग मीटर खुला स्थान की आवश्यकता होती है। इधर वर्ग मीटर में दे रखा है और इधर वर्ग फीट में दे रखा है, ठीक है। और बंद स्थान है तो कितना चाहिएगा, 100 से 120 वर्ग फीट चाहिएगा, और 9.2 से 11.1 वर्ग मीटर उसके लिए बंद स्थान की आवश्यकता होगी। सांड की बात कर लेते हैं तो सांड के लिए भैया 200 से 250 वर्ग फीट तो क्या चाहिए, खुला स्थान चाहिए। और अगर वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 18.5 से 23.5 वर्ग मीटर उसके लिए खुला स्थान की आवश्यकता होती है। और अगर बंद स्थान की बात कर लेते हैं तो भैया बंद स्थान 120 से 140 वर्ग फीट और 11.1 से 13 वर्ग मीटर उसके लिए बंद स्थान की आवश्यकता होती है। गाय भैंस जब बढ़वार तक की अगर बात कर लेते हैं तो 50 से 60 वर्ग फीट तो खुला स्थान चाहिए, और 4.6 से 5.5 वर्ग मीटर में चाहिए। और अगर बंद स्थान की बात करें तो 15 से 20 वर्ग फीट उसके लिए बंद स्थान की आवश्यकता, और अगर वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 1.3 से 1.8 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। ये खुला स्थान हो गया, और वो बंद स्थान में पशुओं के लिए आवास की जितनी लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता होती है वो अपन ने बता दी, ठीक है, बताया जा सकता है। आगे देखो खुला स्थान, भेड़ बकरी के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 12 से 16 वर्ग फीट, और अगर वर्ग मीटर में बात करें तो 1.1 से 1.4, बंद और खुला इनके लिए सेम ही होता है। गर्भित भेड़ व बकरी व मेढ़ा, नर जो भेड़ होता है उसके वो मेढ़ा बोला जाता है, ठीक है, 20 वर्ग फीट खुला स्थान, और वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 1.8। ऊँट के लिए अगर बात करें तो 70 से 100 वर्ग फीट के स्थान की आवश्यकता होती है, और वर्ग मीटर में बात कर लेते हैं तो 6.5 से 9.2 वर्ग मीटर स्थान की उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, बताया जा सकता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पशुओं के लिए अलग अलग प्रकार का आवास कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो लगातार आप जुड़े रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी अपने और साथी हैं वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। धन्यवाद।